नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, आज आप लोगों को संविधान का भाग 2 पढ़ाया जाएगा। पिछले क्लास में आप लोगों ने संविधान का भाग 1 देखा था, जिसमें कहा गया था संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई थी, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक था। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं संविधान का भाग 2, यानी कि नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान का ये भाग 2 है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम नागरिकता के विषय में जान लेते हैं कि जो नागरिकता संबंधी विवरण था वो सबसे पहले किसने दिया था। तो नागरिकता संबंधी जो पहला विवरण है वो अरस्तू ने दिया था। नागरिकता संबंधी पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। और जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नागरिकता संबंधी जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है वो 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त होती है। और सबसे पहली बार नागरिकता में जो संशोधन किया गया वो 1986 में किया गया था। यानी कि नागरिकता जो दी जाती है हम लोगों को वह 1955 के अधिनियम के तहत दी जाती है। 1955 अधिनियम के तहत ही हम लोगों को नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता का जो विवरण होता है वह नागरिकता संबंधी जो विवरण है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता को सबसे पहली बार किसने बोला था? तो नागरिकता को सबसे पहली बार अरस्तू ने बोला था। अब बात आती है कि जो हमको नागरिकता मिलती है वह जो हमारा जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो जो हमारे नागरिकता संबंधी आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमारे नागरिकता के अनुच्छेद हैं। पहला हमारा जो अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता सभी लोगों को दी जाएगी। यानी कि जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उन सभी लोगों को, ये जब संविधान हमारा बन रहा था उस समय की बात है, कहा गया कि प्रारंभ में नागरिकता सभी को दी जाएगी। यानी कि जितने भी लोग भारत में हैं उन सब लोगों को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जो भारत में रह रहे हैं। अनुच्छेद 5 के तहत सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भारत में रह रहे हैं, अनुच्छेद 5 के तहत। वहीं पे अनुच्छेद 6 कहता है कि जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन सभी लोगों को नागरिकता मिलेगी अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाते हैं। यानी कि जब संविधान होगा हमारा बन रहा था उसके बाद उसी दौरान देश का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। बंटवारे के समय अगर लोग पाकिस्तान में रुक जाते हैं, भारत नहीं आते हैं, फिर बंटवारा होने के बाद कुछ महीने वहां बिताने के बाद अगर वापस लौट के वो कुछ महीना बिताने के बाद वो चाहते कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा देश हमको भारत में ही रहना है, वो लोग वहां से चल के पाकिस्तान से भारत में आते हैं तो भी उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे तभी मिलेगी। अगर उसके बाद आते हैं तो उन्हें परमिट रूल के तहत नागरिकता दी जाएगी। उन्हें अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि हाँ हम पाकिस्तान से ही आए हैं। अगला अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947, कोई व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है और संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से भारत वापस चला आता है, संविधान लागू होने से पहले वापस चला आता है, तो भी उसको क्या दी जाएगी? तो भी उसे नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दे दी जाएगी। तब भी उसे नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दे दी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत में से पहले भारत में रह रहा हो और 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान जाता है, लौट के पाकिस्तान से भारत आता है, तब भी उसको नागरिकता मिलेगी। बस संविधान लागू होने से पहले उसे लौट आना है। संविधान लागू होने से पहले उसे लौट आना है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 7 कहता था। अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण के लिए जाता है या नौकरी के लिए जाता है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तब भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता रद्द नहीं होगी हमारे अनुच्छेद 8 के तहत। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि
अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब भी उसकी नागरिकता अपने आप रद्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक ही नागरिकता है, यानी कि भारत की जो नागरिकता होती है वह सिर्फ एक ही नागरिकता है। आप भारत के नागरिक है, न किसी राज्य के। आप पूरे देश के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नागरिक आप नहीं होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, अनुच्छेद 9 के तहत। वही अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं फिर भी आपके कार्य जो होते हैं, आपके काम देश के विपरीत हो रहे हैं, यानी कि आप जिस आपकी जो गतिविधि है वो देश विरोधी कार्य में आप संलिप्त पाए जाते हैं, तब भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि देश हित में अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है वह संसद को दिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद को दिया गया है और संसद ने यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। संसद ने यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। ये तो हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यानी कि अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ में उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो भारत में रह रहे हों, अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है, तब भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो उसके बाद आता है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे परमिट रूल के तहत नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है और संविधान बनने से पहले लौट आता है तब भी उसे नागरिकता मिल जाएगी, तब भी उसे नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। फिर अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण के लिए जा रहा है, नौकरी करने के लिए जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, तो उसकी नागरिकता रद्द नहीं होगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये हमारा अनुच्छेद 8 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता को छोड़ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो अब भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य यानी कि उसकी जो गतिविधियां होती हैं वो देश विरोधी पाई जाती हैं तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएंगी, उसकी जो नागरिकता है वो नागरिकता रद्द कर दी जाएंगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वह सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है और संसद ने यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी है। ये तो था हमारा नागरिकता। लेकिन अब सवाल उठता है कि नागरिकता हमें प्राप्त किन किन आधारों पर होती है। ये तो हमारे नागरिकता संबंधी कानून बनाए गए थे यानी कि अधिनियम थे। अब सवाल उठता है कि हमको जो नागरिकता मिलती है वो किन किन आधारों पर नागरिकता दे दी जाएगी, यानी कि नागरिकता प्राप्त भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने आधार हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 आधार हैं। पहला है जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, फिर पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और अर्जित क्षेत्र के आधार पे। यानी कि अगर आप भारत में जन्म लेते हैं, आपका भारत में जन्म हो जाता है तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, वो है जन्म के आधार पे। अगला आता है वंश के आधार पे, यानी कि माता या पिता में से कोई भी अगर आपके भारत का नागरिक है तो भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा होता है पंजीकरण के आधार पे, अगर आप लगातार 10 साल तक भारत में निवास करते हैं या भारत में रहने के निवास करने के साथ साथ आप भारत में ही शादी कर लेते हैं तभी आपको नागरिकता पंजीकरण के आधार पे दे दी जाएगी। हाँ, लेकिन आपके जो रहने का ढंग होता है, आपकी जो क्रियाकलाप होती हैं वह देश के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, देश के विपरीत नहीं होनी चाहिए, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के आधार पे। आपको लगातार रहना होगा 7 साल तक। फिर अगला नंबर आता है देशीकरण। देशीकरण में अगर आप 10 साल तक रह जाते हैं और आप किसी एक क्षेत्र में बहुत ही पारंगत हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेवा क्षेत्र हो, खेल हो, किसी भी फील्ड में, विज्ञान हो, आप किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप पारंगत हैं तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण के आधार पे। इसके लिए आपको 10 साल तक भारत में रहना होगा। कितना? 10 साल तक। फिर नंबर आता है अर्जित क्षेत्र। अगर कोई भी देश भारत में स्वतः आके मिलना चाहता है या भारत किसी देश पे कब्जा कर लेता है तो जिस देश पे वो कब्जा करेगा उस देश के जितने निवासी होंगे वह अपने आप से भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे।
उस देश के जो नागरिक होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये हो जाएगा अधिच्छेद। अब सवाल उठता है कि क्या अगर भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि माता, अब जन्म के आधार पर दिया गया है कि जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये जब संविधान बना तब की बात है, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया 1986 में। पहला संशोधन इसी में किया गया था। 1986 में पहला संशोधन इसी में किया गया, जन्म के आधार को लेकर के। जन्म के आधार को लेकर के पहली बार संशोधन 1986 में कर दिया गया कि ये वाला जो प्रोसीजर होगा कि जो जन्म के आधार पर होगा, इसमें संशोधन 1986 में किया गया। फिर उसके बाद एक संशोधन 1992 में होता है वंश के आधार पर। अगला जो संशोधन किया जाता है वंश के आधार पर। पहले सिर्फ पिता का वंश देखा जाता था, लेकिन 1992 में वंश के आधार पर संशोधन करके कर दिया गया, और वंश के आधार पर जो संशोधन था उसमें परिवर्तन किया गया कि ये माता का भी वंश माना जाएगा, यानी कि अगर माता का वंश है तो भी माता का वंश उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो माता के वंश को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान में नागरिकता संबंधी पहला संशोधन किस वर्ष किया गया, तो आपका एक लाइन में आंसर होगा 1986 में। अगला क्वेश्चन, जो नागरिकता प्राप्त होती है वो कौन से अधिनियम के तहत प्राप्त होती है, आंसर हो जाएगा 1955 के अधिनियम के तहत प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो किस देश से लिया गया है, तो कहा जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। जो भारत की नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता एक हरी नागरिकता है। फिर क्वेश्चन होता है कि जो भारत जो नागरिकता मिलती है, नागरिकता प्राप्त करने की भारत में कुल कितनी विधियां हैं, आपको उत्तर होगा 5 विधियां हैं। फिर नागरिकता हमारे संविधान के कौन से भाग में कहा गया है, तो नागरिकता का संबंधित कानून हमारे संविधान के भाग 2 में कहा गया है। कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल 5 से लेके 11 अनुच्छेद हैं। कुल 5 से लेके 11 अनुच्छेद हैं। ये था हमारा नागरिकता संबंधी टोटल। इतने क्वेश्चन नागरिकता को लेकर के आपके बनने वाले होते हैं, जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये जानकारी आपको नागरिकता के विषय में दी गई है वो समझ में आई होगी, और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि इस आर्टिकल में या इस इस विषय में इस जगह पे ये कुछ दिक्कतें हैं, उसको हम दोबारा सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं संविधान को लेकर के, यानी कि भाग 3 अगले पार्ट में, भाग 3 को लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।